चेस्ट इंजरी या छाती की चोट या छाती में लगने वाला आघात या चेस्ट ट्रोमा आदि कहा जाता है इसको। और छाती की इंजरी या चेस्ट इंजरी पढ़ने के पहले अपन को इसकी एनाटॉमी समझना होगा। और जो चेस्ट या थोरैक्स रहता है, थोरैक्स की एनाटॉमी अगर अपन देखें तो थोरैक्स में इसको पिंजरा भी कहते हैं या केज, थोरोसिस केज कहलाता है। और थोरोसिस केज जो बनता है वो सामने की तरफ रहता है, बीच में स्टर्नम जैसी हड्डी रहती है बिल्कुल फ्रंट में। उसकी स्टार्टिंग नेक से होती है, नेक के बिल्कुल कंटिन्यूशन में आती है, उसको कहलाती है स्टर्नम। स्टर्नम का ऊपर वाला पार्ट जो है वो कहलाता मैन्यूब्रियम, बीच वाला बॉडी और नीचे वाला जीफाइड प्रोसेस। इस तरह से सामने वाला जो पार्ट है वो स्टर्नम से बना होता है। जिसके सुधीर कुमार ठाकुर जी माइक म्यूट करें। मनोज कुमार, कृष्ण कुमार, सुधीर कुमार, मनोज कुमार, कृष्ण कुमार, आपको नहीं पढ़ना तो हमको पढ़ने दीजिए। डिस्प्ले में नहीं दिखाई दे रहा सर। माइक म्यूट कीजिए, सब सही दिखाई देने लग जाएगा। गुड मॉर्निंग सर जी। सर इनको आप क्लास से रिमूव कर दीजिए सर। सुधीर कुमार ठाकुर जी अभी भी माइक आपका चालू है। ये व्यक्ति बहुत ही अज्ञान है डॉक्टर साहब, इनको तो रिमूव कर दीजिए आप। सर अज्ञान और नादान को रिमूव कीजिए। सर अज्ञान और नादान को रिमूव कीजिए। हाँ ठीक, कर रहे हैं म्यूट। हम म्यूट कर दिए, रिमूव करने से अच्छा म्यूट करने की कोशिश की तो म्यूट हो गया। और हर जगह इस तरह के 1-2% लोग रहते हैं जो समझ नहीं पाते या इंटरेस्ट नहीं लेते, तो वो इस तरह की गलतियां करते रहते हैं। हम भी क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास में 100 बच्चे रहते हैं तो पूरे 100 बच्चों का माइंड जो है वो एक जैसा नहीं रहता। उसमें 8-10 लोग जो है वो उनको अलग से समझाना पड़ता कि उनके कारण दूसरे लोग जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसमें अपन देखते हैं सर जी शिखा लोधी और कृष्णा बाल बच्चों को 2 जने का माइक और भी अभी भी अनम्यूट है। हाँ वो कृष्णा का तो कर दिया हमने। शिखा लोधी को ढूंढ रहे हैं, मगर मिल जाए तो उसको भी कर देते। अभी नहीं मिला है, वो इसमें आ ही नहीं रहा है उसका। तो अपन पढ़ाई करते हैं, बीच में बोल देंगे। शिखा लोधी अगर आवाज आ रही हो तो अपना माइक म्यूट करें। तो छाती की इंजरी या चेस्ट इंजरी के बारे में अपन देखते हैं। असल में क्या होता है, डिस्टर्ब होता है ना तो किसी को सुनाई नहीं देता फिर क्लियर, तो उससे दिक्कत आ जाती है। सर जी शिखा लोधी जी का नाम सबसे ऊपर है। लोधी का अगर पेज नंबर 108 108 पे आप देख सकते हैं। किसी के पास अगर शिखा लोधी का मोबाइल नंबर हो तो उनको बोल दीजिए, है ना, नहीं तो फिर हमारे को यहाँ से वो करना पड़ेगा। सबसे ऊपर की ओर है उनका नाम सर। देख रहे हैं, मिल नहीं रहा उनका नंबर। हाँ मिल गया। एक हाँ ये शिखा लोधी, ये म्यूट कर दिए, म्यूट हो गई। अब जो है वो अपन शुरुआत करते हैं। चेस्ट पेन, चेस्ट इंजरी या ट्रोमा कहते हैं। ट्रोमा का मतलब भी
इंजरी ही कहलाता है। तो चेस्ट ट्रोमा या छाती की जो चोट रहती है वो उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे और उसमें बताएंगे भी कि किस तरह से प्रश्न जो है वो इसमें डालते हैं कि कैसे इसको वो किया जाए, अटेंड किया जाए। छाती की चोट जैसे छाती का आघात या चेस्ट ट्रोमा भी कहा जाता है। छाती में पसली, हृदय, फेफड़े सहित कई प्रकार की शारीरिक चोट हो सकती है। आमतौर पर छाती की चोट कुंद, हथियार या ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से होती है। तो उसके पहले हम एनाटॉमी बता रहे थे कि सामने का जो हिस्सा रहता है वो स्टर्नम से बना रहता है और दोनों तरफ जो है वो रिब्स रहती है। रिब्स की संख्या 12 रहती है, एक तरफ 12 और दूसरी तरफ 12, और उनमें से केवल 7 रिब भर जो है वो स्टर्नम से जुड़ी रहती है सामने की तरफ, और पीछे की तरफ वर्टिब्री से जुड़ी रहती है। जो अपन स्पाइनल कार्ड देखते हैं तो वो वहां से पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई रहती है। तो वर्टिबल कॉलम से पीछे और सामने की तरफ स्टर्नम से जुड़ी रहती है, वो कहलाती है ट्रू रिब। तो वो केवल 7 होती है जो कि ट्रू रिब्स कहलाती है। इसके बाद 8, 9, 10 ये 3 रिब्स जो रहती है वो फॉल्स रिब्स कहलाती है, क्योंकि ये अपनी ऊपर वाली रिब से जुड़ी होती है। जैसे 8वीं 7वीं से, 9वीं 8वीं से और 10वीं 9वीं से। तो ये फॉल्स रिब्स कहलाती है जो 3 रहती है, 8, 9, 10। इसके बाद आती है 11 और 12, ये रिब्स कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स जो है वो ऐसी रिब्स रहती हैं जो सामने की तरफ कहीं नहीं जुड़ी रहती और पीछे की तरफ जो है वो वर्टिब्रल या वर्टिब्री से जुड़ी रहती है। तो ये इस प्रकार से 3 टाइप की जो रिब्स अपन ने देखे, ये 3 रिब्स रहती हैं अलग अलग। और इसमें जो क्वेश्चन बनता है, प्रश्न को भी म्यूट कर, इसमें जो क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि थोरैक्स में एक तरफ कितनी रिब्स रहती हैं, दूसरी तरफ कितनी रिब्स रहती हैं। तो एक तरफ रहती है 12 और दूसरी तरफ भी 12 रहती है। एक तरफ 12 और दूसरी तरफ 12, ऐसी टोटल नंबर ऑफ रिब्स की संख्या 24 रहती है। तो 24 रिब्स से थोरैक्स बनता है और सामने स्टर्नम और पीछे की तरफ वर्टिब्री रहती है। ये वर्टिब्री के नाम है फोरोसिस वर्टिब्री, और ये फोरोसिस वर्टिब्री भी पीछे जो रहेगी वो 12 रहेंगी। गर्दन में जो रहेगी वो सर्वाइकल कहलाती है और उसके जब नीचे उतरते हैं तब थोरोसिस रहती है। तो ये थोरैक्स या पिंजरा जो अपना सामने का रहता है वो पूरी तरह बोन से इसलिए कवर रहता है क्योंकि थोरैक्स में 2 वाइटल ऑर्गन, हार्ट और लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए ये पूरा पिंजरा बना हुआ रहता है। अब इसमें जो क्वेश्चंस 2 टाइप से आते हैं, क्या बोले तो थोरैक्स जो है वो 12 रिब्स राइट साइड और 12 रिब्स लेफ्ट साइड में रहती है। आशुतोष टिकदार जी अपना माइक म्यूट कर दें। ट्रू, फॉल्स और क्या बोले सर एक भी? फ्लोटिंग बोलते हैं। फ्लोटिंग FLOATING, फ्लोटिंग यानी तैरना, वो कहीं बंधी नहीं रहती, सिर्फ पीछे की तरफ जो है वो वर्टिब्री से बंधी रहती, सामने स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती। और ट्रू रिब्स 7 रहती हैं, 1 से लेके 7 तक, जो सामने स्टर्नम से जुड़ी रहती है और पीछे वर्टिब्री से। दूसरी टाइप की जो रिब्स रहती है फॉल्स के बाद, ट्रू के बाद फॉल्स जो रिब्स रहती है, जितेंद्र कुमार जी माइक म्यूट करें। फॉल्स रिब्स जो रहती हैं वो जुड़ी रहती हैं सामने की तरफ अपनी ऊपर वाली वर्टिब्री से और पीछे की तरफ जो है वो सामने की तरफ अपनी ऊपर वाली वर्टिब्री से और पीछे की तरफ जुड़ी रहती है वर्टिब्री से, थोरोसिस वर्टिब्री, और सामने अपनी रिब से। तो ऊपर वाली रिब से जैसे 8वीं 7वीं से, 9वीं 8वीं से और 10वीं 9वीं से जुड़ी रहती है। तो इस तरह से पूरा केज बनता है, स्टर्नम, रिब्स और पीछे वर्टिब्री, ये पूरे मिला के एक पिंजरा नुमा जो रचना बनती है जिसको अपन थोरैक्स कहते हैं। और इसी के अपन को इंजुरी पढ़ना है कि इसमें किस टाइप से इंजुरी हो जाती है। सर जी फ्लोटिंग रिब 3 होती है, तो इसमें जो चोट लगती है उसके अपन, फ्लोटिंग रिब 2 होती है,
11वीं और 12वीं 2, और फॉल्स रिप्स 3 होती हैं, 2 रहती फ्लोटिंग रिप्स जी सर। और फॉल्स रिप्स 3 रहती है। जी सर, जी सर। और ट्रू रिप्स रहती है 7, 7 रहेंगी। और हाँ, नोट्स जो है वो हम सेंड कर देंगे। जैसे अभी हमने बर्न के कुछ पार्ट सेंड किए हैं, तो हम इसका भी जो है वो ग्रुप में भेज देंगे गुप्ता जी आपको। और सभी को बर्न के केस पता लग गए होंगे। वो 3 केस जो हमने भेजे थे, वो पहला वाला जो केस है वो क्या बोल रही हूँ सोहानी? सर हमारे पास बर्न के स्ट्रक्चर नहीं आए। हेलो। हाँ, वो आ जाएगी सर मेरे पास भी नहीं आया। अच्छा, तो वो तुम नंबर जो है वो उनको गुप्ता जी को दे देना। हाँ, गुप्ता जी को दे देना नंबर। सर गुप्ता जी, मिसेस गुप्ता जी सुन रहे हैं तो इनसे नंबर लेके, हाँ, उनको नंबर दे के और ग्रुप में शामिल करें जिसको जो नहीं हुआ, तो वो उसको बाद उनको सेंड करें बर्न के केस। सर मुझे भी सर ग्रुप में ऐड करवा दीजिए। सर मुझे भी करवा दीजिए, मेरा नंबर। हाँ गुप्ता जी। सर मुझे भी नहीं मिला। हाँ, मेरा भी नंबर ऐड कर गुप्ता जी को बता। सर मुझे भी मैंने काफी हमने अरे भाई सर थोड़ी ऐड करेंगे मित्रों यार। अरे आप अपने मोबाइल नंबर लेके टाइप कर लीजिए, सब ऐड कर रहे हैं, जुड़े हैं सब थोड़ी ऐड करेंगे। लास्ट में अपना ठीक है, वो हमने बोल दिए गुप्ता जी को, वो नंबर जो है वो भेज दीजिएगा या उनसे बात सर कंटिन्यू क्लास करो, अपना नंबर दे दीजिएगा। हाँ, तो सर एक क्वेश्चन था, ये लंबर पंचर क्या होता है सर? लंबर पंचर रिब्स के बीच में रहती है, वो लंबर पंचर हम लंबर में बताएंगे। अभी थोरोसिस देखिए, लंबर पंचर बेहोशी के लिए किया जाता है, तो वो पीठ से किया जाता है, तो उसके विषय में अपना आगे क्लास में बताएंगे, जो आएगा सर्जरी की क्लास आएगी इसी में आगे। तो चेस्ट इंजुरीज जो है वो उसमें अब अपन देखते हैं कि किस तरह से इसके टाइप रहते हैं। छाती की चोटों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहली कहलाती है ब्लंट चोट और दूसरी रहती है पेनिट्रेटिंग। ब्लंट चोट का मतलब होता है कुंद चोट, और वो कैसे लगती है वो बता सकते हैं अपन। ये होमोसाइडल केस में जब कोई व्यक्ति किसी से नाराज होके या झगड़ा फसाद होके, और कोई डंडा है, लकड़ी का डंडा, बांस का डंडा, बेल्ट, अथवा जो हत्था रहता है इसका, कुर्सी का हत्था, या किसी भी रॉड से, फावड़े से, और उसकी छाती में जो मार देता है वो, और उसमें कोई घाव नहीं आता। ये घाव तब आता है जब शार्प वेपन से मारे। वेपन यानी हथियार, शार्प वेपन जैसे कि चाकू, तलवार और दूसरे हथौड़े वगैरह, शार्प वेपन। और ब्लंट वेपन का मतलब होता है जिसमें धार नहीं होती, जैसे कि हमने बताया हथौड़ा है, डंडा है, पटिया है, या लकड़ी है, ऐसे बांस है। उससे अगर कोई मारता है तो उसको बाहर कोई चोट नहीं दिखाई देती, परंतु उसको जो चोट लगती है वो कहलाती है ब्लंट इंजुरी, और उसमें नीला पड़ जाता है, क्योंकि नीला या हरा, क्योंकि वहां की आरबीसीज जो है वो टूट जाती है, और पेशेंट को बहुत दर्द होता है, क्योंकि रिब्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है जो कहलाती है पेरिओस्टियम, और पेरिओस्टियल मेम्ब्रेन फट जाती है, तो उसके कारण पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये होमोसाइडल केस में इस तरह से होता है। बाकी एक्सीडेंटल केस में अपन देखते हैं कि अपन बस में बैठ के जा रहे हैं और अपन को नींद लग गई और अचानक बस वाले ने ब्रेक मार दिया ड्राइवर, तो सामने वाली उससे अपन एकदम से टकरा जाते हैं, और सामने टकराने से जो चोट आती है वो भी ब्लंट इंजुरी के अंतर्गत आती है। ये एक्सीडेंटल केस। तो पहला अपन ने होमोसाइडल बताया जिसमें किसी के द्वारा मारा गया, दूसरा एक्सीडेंटल जिसमें कि चोट धोखे से लग गई। और इन दोनों ही केस में जो ब्लंट इंजुरी होती है वो पहले टाइप की इंजुरी में आती है ब्लंट। अभी उसका ट्रीटमेंट और क्या करना है वो अपन बाद में बताएंगे।
दूसरी आती पेनिट्रेटिंग इंजुरी। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है मर्मज्ञ लिखा हुआ है जैसे कि, तो पेनिट्रेटिंग इंजुरी में कोई व्यक्ति अगर किसी धारदार हथियार से मार रहा है थोरैक्स में, जैसे कि तलवार का मारना, गुप्ती एक प्रकार की आती है पेंचकस जैसी, जो रहता है पेंचकस टाइप का, तो उसके अंदर स्क्रू ड्राइवर से अगर चोट लग जाए, चाकू से चोट लग जाए या तलवार से चोट लग जाए या धारदार कोई भी हथियार से, तो वो कहलाती पेनिट्रेटिंग इंजरी। पेनिट्रेटिंग इंजरी में जो है वो पेशेंट के छाती में बहुत तेजी से एक तो चोट लगती है और दूसरा ये है कि वहां पर ब्लीडिंग भी होने की संभावना रहती है। कृष्ण कुमार जी माइक क्यों नहीं म्यूट कर रहे हैं आप? यहाँ से देखते हैं, हाँ हो गया म्यूट। तो इस तरह से दो टाइप की इंजरी में इसमें बांटा गया है। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें दिया रहता है कि छाती के चोट की टाइप इनमें से कौन सी है, तो उसमें 3 जो रहती हैं वो अलग से दे देते हैं और एक इनमें से डाल देते हैं कि ब्लंट इंजरी या पेनिट्रेटिंग, तो उसमें अपन को ब्लंट का लिखना पड़ता है। अब इंजरी टू द चेस्ट वाल के अंतर्गत आती है, तो चेस्ट वाल कंट्यूजन, छाती की दीवार में चोट लग जाना। ऊपर जो मसल्स रहती है वो देखते हैं अपन, तो ऊपर की मसल्स रहती हैं पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। कृष्ण कुमार जी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आप अपना नेट चेक कर लें कि कहीं नेट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि सभी को दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो नेट की आप अपना स्वयं की चेक करें। उनको लेफ्ट होगा रीज्वाइन के लिए बोलिए सर। जो कंटूज, हाँ कृष्ण कुमार जी अगर नहीं हो रहा है तो आप एक बार लेफ्ट हो जाए और फिर दोबारा ज्वाइन करें तो अपने आप उसमें आप आ जाएंगे। चेस्ट वाल कंट्यूजन, छाती की दीवार की चोट, पहले जो पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर मसल्स रहती हैं छाती के ऊपर, तो वो मसल्स में इंजरी लग जाती है। दूसरा रिब का फ्रैक्चर हो जाना, जो रिब्स रहती है वो फ्रैक्चर हो जाती है या उसका कंटिन्यूशन ब्रेक हो जाता है, परंतु फ्रैक्चर होकर कहीं जाती नहीं है, वो कहीं जाती नहीं मतलब वो गिरती नहीं है। उसका कारण है कि उसके ऊपर एक प्रकार की झिल्ली रहती है जिसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं। ये इस तरह से हम बताते हैं, ये सुहानी लो बंद कर लो तुम एक बार म्यूट, वापस जाके और दोबारा ज्वाइन करो तो हो सकता है वो आने लगे। ये क्लास में नए हैं सर, इनको डिसिप्लिन मालूम नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अभी दोबारा वो कर लेंगे। ये मान लो रिब्स है और रिब्स के ऊपर एक अपन कागज लगा देते हैं। कृष्णा जी आप माइक, तो ये रिब्स को अपन ने कवर कर दिए, ये ऐसा कवर कर दिए रिब्स को। अब अगर मान लो इसके टूटती भी है रिब्स, तो ये कवरिंग के कारण वो कहीं नहीं जाती, क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग रहती है जिसको हम पेरिओस्टियम। ये रिपीट बता देते हैं हम, ये जैसे मान लो रिब्स है, पेन को अपन ने रिब्स बनाए और इसके ऊपर एक कवरिंग रहती है जो कहलाती पेरिओस्टियम। ये अब अगर अंदर रिब्स फ्रैक्चर भी हो गई तो वो कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग रहती है, तो कवरिंग के कारण वो वहीं पे बनी रहती है। और हाथ पैर के चोट में अपन ने देखे कि कभी हाथ की हड्डी टूट जाती तो एक्सीडेंटल केस में हड्डी बाहर भी आ जाती, क्योंकि वो पेरिओस्टियम जो है वो तोड़ के बाहर आ जाती है, ज्यादा चोट रहती है तो। परंतु रिब्स ज्यादातर तोड़ के बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि आसपास जो इतनी मसल्स कॉम्पैक्टेड रहती हैं, घसी हुई रहती हैं, कि उसको तोड़ के बाहर नहीं आ पाती। फिर है स्टर्नल फ्रैक्चर, जो सामने का पार्ट रहता है जो स्टर्नम कहलाता है, उसका फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द शोल्डर गर्डिल, और यहाँ पे जो शोल्डर गर्डिल रहता है उसका फ्रैक्चर, जिसमें क्लेविकल, स्केपुला और ह्यूमरस, ये 3 बोन इन्वॉल्व रहती है शोल्डर गर्डिल में, तो उसका भी कई बार फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये चेस्ट वाल की फ्रैक्चर में इतने फ्रैक्चर शामिल है, मसल का फ्रैक्चर, रिब्स का फ्रैक्चर, स्टर्नम का फ्रैक्चर और शोल्डर गर्डिल का फ्रैक्चर। अब अपन दूसरा देखते हैं पल्मोनरी इंजुरी, जिसमें पेनिट्रेटिंग इंजुरी के अंतर्गत आता है कि जो लंग्स है उसमें कंट्यूजन हो जाना।
अगर मान लो कोई पेनिट्रेटिंग वुंड है और अंदर तक चला गया है चाकू का घाव, तो लंग्स के ऊपर एक कवरिंग रहती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। तो वो प्लूरा जो है उसके ऊपर चोट लग जाती है और उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो कहलाता है कंटूजन, जिसको पल्मोनरी कंटूजन कहते हैं। हाँ नॉर्मल बारिश है, दिखा दीजिए एक बार कोई जरूरत पड़े तो। प्रमोद कुमार गुप्ता जी माइक को अनम्यूट करें, नहीं म्यूट करें। प्रमोद कुमार गुप्ता जी माइक म्यूट करें। ये सब नए ज्वाइन हुए हैं। दूसरा रहता है पल्मोनरी लेसिरेशन। पल्मोनरी लेसिरेशन के अंतर्गत जो है वो लेसिरेटेड वुंड होता है, यानी कि घाव जो है वो बढ़ जाता है। फिर न्यूमोथोरेक्स के अंतर्गत लंग्स की जो ऊपर की कवरिंग रहती है तो वहां पर हवा चली जाती है जो कहलाती है न्यूमोथोरेक्स। जैसे चोट लगी और चोट लगने का स्थान अगर घाव गहरा है तो वहां से एयर चली जाती है और एयर चली जाती है लंग्स की ऊपर की कवरिंग में, जिससे पेशेंट को बहुत ज्यादा सीने में दर्द होता है, तो वो कहलाता है न्यूमोथोरेक्स। फिर हीमोथोरेक्स में जो कवरिंग है वहां पर ब्लीडिंग होकर ब्लड भर जाता है तो वो कहलाता है हीमोथोरेक्स। फिर पांचवा है हीमोन्यूमोथोरेक्स, यानी जिसमें कि ब्लड और हवा दोनों भर जाए तो वो हीमोन्यूमोथोरेक्स कहलाता है। जो लंग्स की कवरिंग रहती है उसके अंदर ब्लड और एयर दोनों भर जाती है। ये सभी अवस्था में पेशेंट को बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होता है। इसलिए अपन चेस्ट इंजरी पढ़ रहे हैं कि इंजरी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती, क्योंकि लंग्स जो है वो बिल्कुल छाती से चिपके रहते हैं। मतलब जरा सा भी अगर इंजरी लगे तो सीधा चोट या तो हार्ट की कवरिंग पे जाएगी या लंग्स की कवरिंग पे चली जाती है। नोट्स हम सेंड कर देंगे उसके जो भी है। इंजरी टू द एयरवेज, ट्रेकियो ब्रोंकियल इंजुरीज। अब जो इंजरी जो ट्रेकिया अपन कलकंडी को कहते हैं, जो हवा की नली है वो यहाँ तक नीचे तक जाती है। अगर उसमें चोट लग जाए तो वहां से हवा लीक होने लगती है, ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो वो कहलाती है ट्रेकियो ब्रोंकियल टीयर यानी चिर जाना या फट जाना। फिर और क्या हो सकता है पेनिट्रेटिंग में? कार्डियक इंजुरी, पेरिकार्डियल टेम्पोनेंट। पेरिकार्डियल मतलब हार्ट के ऊपर की जो कवरिंग रहती है वो कहलाती पेरिकार्डियम, उसमें चोट लग जाती कई बार, वो कहलाती है पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। फिर मायोकार्डियल कंटूजन, मायोकार्डियल यानी सेकंड लेयर जो रहती है हार्ट की वो मायोकार्डियम रहती है और एंडोकार्डियम अंदर की रहती है। तो मायोकार्डियल में भी कई बार जो है वो चोट पहुंच जाती है, इंजरी पहुंच जाती है। अब इसमें जो है वो हार्ट भर पंचर नहीं होना चाहिए। अगर हार्ट पंचर हुआ तो पूरी ब्लीडिंग हो जाती है। तो इंजरी की डेप्थ जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा इंजरी लगी हुई है। हालांकि इतनी इंजरी डीप में नहीं जाती, पर फिर भी अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो तो उसमें चली भी जाती है। फिर हीमोपेरिकार्डियम, जो ब्लड है वो पेरिकार्डियम यानी हार्ट की कवरिंग के ऊपर पूरा भर जाता है, वो हीमोकार्डियम कहलाता है। और ट्रोमेटिक अरेस्ट, और ऐसी स्थिति में जो है वो इंजरी लग जाने के कारण अगर 2-4 ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए तो पेशेंट बेहोश हो जाता है, वो कहलाता है ट्रोमा के कारण अरेस्ट हो जाना या रुक जाना। इसमें ब्लड वेसल्स इंजरी, जो वहीं पे हार्ट से निकलने वाला एओर्टा रहता है, तो कई बार उसमें इंजरी लग जाती है, चोट लग जाती है, तो वो कहलाती है एओर्टिक इंजरी। थोरोसिस एओर्टा, थोरेक्स के बिल्कुल करीब से होके जाता है पीठ की तरफ से। अगर पीठ पे किसी ने मारा है और चोट लगी है गोली का गनशॉट वाला भी गनशॉट मेथड से, तो गनशॉट वाले से अगर लगी है तो वो चोट उसमें पहुंच जाती है एओर्टा में, तो थोरोसिस एओर्टा पीछे से जाता है। एओर्टिक डिसेक्शन, और कई बार एओर्टा जो है वो एक लाइन से चिर जाता है, तो ऐसी स्थिति जो है वो फिर घातक आती है पेशेंट के लिए। एंड इंजरी टू अदर स्ट्रक्चर विद इन टोर्सो। टोर्सो का मतलब होता है बॉडी का पूरा भाग, वो कहलाता है टोर्सो, जिसमें थाई तक शामिल रहता है। थाई और यहाँ पर ऊपर हाथ तक रहता है शामिल, तो उसमें पूरा हेड, नेक, फेस, ब्रेन, थोरेक्स, एब्डोमेन और थाई का आधा पार्ट, इतना पूरा कहलाता है टोर्सो। तो इसमें अगर मान लो कोई इंजरी हुई जैसे इसोफिजियल,
भोजन की नली जो है, वो भोजन की नली में इंजरी कहलाती है इसोफेजियल इंजरी। डायफ्राम जो थोरैक्स और एब्डोमेन का पार्टीशन रहता है, वो डायफ्राम कहलाता है, जो बीच में रहता है, और उसको सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व। कई बार फ्रेनिक नर्व की इंजरी हो जाती है, जिससे पेशेंट को हिचकी आने लगती है, या स्टिमुलेशन से भी हिचकी आने लगती है, या फिर पेशेंट के ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो भी हिचकी आने लगती है। जैसे कि बहुत देर तक अगर पेशेंट पेशाब ना जाए तो उसकी ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो वो हिचकी आने लगती है। या फिर कच्ची शराब या देसी वाइन, कंट्री वाइन जो रहती है, कंट्री वाइन पिए अगर पेशेंट, तो उसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा रहती है देसी शराब में, और वो ब्लड में अगर बढ़ जाती तो भी हिचकी आने लगती है। किसी शराबी को देखे होंगे कि वो हिचकी लेते रहता है, फिल्मों वगैरह में बताते हैं, वैसे भी हो जाती है। तो वो हिचकी आती है जो वो डायफ्राम के कारण आती है, और उसका कारण रहता है ब्लड में यूरिया का बढ़ जाना। और वो हिचकी कैसे ठीक होती है? पेशेंट को पानी पिला दो तो हिचकी ठीक हो जाती है। मतलब कि जो यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन है वो डायल्यूशन में बदल जाता है, तो वो डायल्यूशन में बदल जाएगा तो अपने आप हिचकी ठीक हो जाती है। अब ऐसे पेशेंट को जो डायग्नोसिस करते हैं वो अपन देखते हैं। मोस्ट ब्लंट इंजुरी आर मैनेज विथ रिलेटिवली सिंपल intervention like tracheal intubation and mechanical ventilation, chest tube insertion। यानी ये बता रहा है कि अगर इस टाइप की कोई भी इंजरी हो तो हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें ट्रेकियल इंटूबेशन, यानी ट्रेकिया में यहाँ से खोल के और उसको एक ट्यूब डालते हैं ताकि वो सांस आसानी से ले सके, या फिर वेंटिलेटर पे लगाते हैं। वेंटिलेटर में जो है वो पूरा ट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है और उससे उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं हॉस्पिटल में। Diagnosis of blunt injury may be more difficult and require additional investigation such as CT scan। ये बता रहे हैं कि चेस्ट में इंजुरी लगी है तो वो डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कौन सी चीज डैमेज हुई है, कौन सी नर्व डैमेज हुई है, पेन डैमेज हुई है, या मसल्स या बोन, उसके लिए पेशेंट के थोरैक्स का सीटी स्कैन करना जरूरी रहता है, तो उसमें दिखाई देता है। पेनिट्रेटिंग इंजुरी ऑफन रिक्वायर्ड सर्जरी एंड कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन आर यूजुअली नॉट नीडेड टू कम टू ए डायग्नोसिस। जो पेनिट्रेटिंग या छेदना या भेदना वो कहलाता है पेनिट्रेशन करना। पेनिट्रेटिंग इंजुरी में वो बता रहे हैं कि सर्जरी ही इसका सबसे मुख्य उपाय रहता है, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लेक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरीके से उसके एक्सरे लिए जाते हैं, तब पता लगता है कि एक्चुअल इंजुरी उसको कहाँ पर हुई है। वो सब देखकर और फिर पेशेंट विथ पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में deteriorate rapidly but may also recover much faster than the patient with blunt injury। इसमें बता रहा है कि ऐसा पेशेंट जिसको ब्लंट इंजुरी लगी है वो बहुत स्पीड से डिटोरेट होते जाता है। डिटोरेट यानी उसकी हालत खराब होते जाती है, परंतु फिर भी उसको रिकवर करने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ और जितनी भी आवश्यकताएं हैं सर्जरी वगैरह, उसको अपन अपनाकर और उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसे प्राइमरी केस में जिसमें इंजुरी लगी हुई है, इसमें सबसे ज्यादा ब्लंट इंजुरी में जैसे चोट तो बताए हैं अपन ने, परंतु कई बार देखे होंगे कुछ गरीब आप पे सोए रहते हैं या अंधेरे में ये पता नहीं लगता कि कोई व्यक्ति यहाँ सोया हुआ है, और उसके ऊपर से गाड़ी निकल जाना, कार निकल जाना, स्कूटर निकल जाना, तब भी उसको चेस्ट में जो है इंजुरी हो जाती है। वो इंजुरी चूंकि टायर रबर के रहते हैं पर गाड़ी का वजन ज्यादा रहता है, मरता नहीं है पेशेंट, और सीने में जो उसकी गाड़ी चली गई है तो उसको अगर कोई लेके आता है तो इसमें पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं पहले कि भाई किस तरह चोट लगी, फिर उसका एक्सरे चेस्ट किया जाता है, सीटी स्कैन और एमआरआई करके उसको पता लगाया जा सकता है कि कहाँ कहाँ चोट है। इसके बाद ट्रीटमेंट चोट की गंभीरता के अनुसार उसका इलाज किया जाता है, और यदि चोट ज्यादा है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। ब्लड प्रेशर और पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन ये सब नापते रहते हैं, जिसको अपन बीपीटीपी कहते हैं। हाँ, इसमें अंशुमान जी कह रहे हैं कि भाई इसको करवट नहीं लेटाएंगे, उनका कहना बिल्कुल सही है। पेशेंट को एकदम फ्लैट लेटाए रहते हैं। जब भी कभी चेस्ट इंजरी का केस आता है तो उसको
फ्लैट लिटाते हैं और उसको धीरे धीरे सांस लेने को कहते हैं ताकि कोई अंदर इंजरी हो तो वो ठीक हो सके। एनाल्जेसिक फॉर पेन, उसको दर्द हो रहा है तो उसके लिए आइबुप्रोफेन 400 mg सुबह शाम इंजेक्शन टिटनेस टॉक्साइड तो देते ही हैं, और खास उसको पेन का ही रहता है। यदि मान लो ब्लीडिंग वगैरह कहीं ज्यादा हो रही है तो ब्लीडिंग रोकने के लिए अपन जो देते हैं सिग्मा क्रोम का इंजेक्शन, एक इंजेक्शन आता है सिग्मा क्रोम, SIGMACROME। कुछ लोगों के पास क्लिनिक्स पे रखे भी होंगे सिग्मा क्रोम का इंजेक्शन, जो ब्लीडिंग रोकने के लिए रहता है। बाकी दर्द की दवाई जो भी आप यूज करते हैं पेन किलर्स उसको दे सकते हैं। सर जी सिग्मा क्रोम नहीं मिले तो इटामसाइलेट भी दे सकते हैं? उसका जो सिग्मा क्रोम, हाँ दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है उसकी ml मात्रा, भी किसी ने पूछा कि उसको कितना देना चाहिए, तो डिपेंड करता है कि उसकी ब्लीडिंग कितनी हो रही है। अगर ब्लीडिंग, हाँ, सिग्मा क्रोम और गोपाल सिंह जी ने जो इंजेक्शन बताए वह दे सकते हैं। गोपाल सिंह जी एक बार और बता दीजिए। इटामसाइलेट सर, इटामसाइलेट 40 mg। इटामसाइलेट ये इस तरह की सर क्रोमेस्टेड भी दे सकते हो इथामसे के नाम से अपन, हाँ, जो क्रोमेस्टेड रोकने के लिए आपके पास इंजेक्शन आप हमेशा यूज करते हैं। हाँ क्रोमेस्टेड भी देते हैं, जो आपके पास है वो तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह की ब्लीडिंग हो रही है, उस हिसाब से अपन उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत कि उसमें क्या दे सकते हैं। तो बिल सबसे चौधरी जी माइक म्यूट करें। बेलिस पेरेनेसिस ये एक होम्योपैथिक दवाई है। गिरने, कार दुर्घटना, सर्जरी आदि से पहले ऊतकों को खास चोट लग जाए, घायल हो या ठंडक की भावना हो, तब ये बेलिस पेरेनेसिस देते हैं। उसको आर्निका तो है ही इसकी सबसे मेन, जो अपन आगे बताएंगे, पर आर्निका मोन्टेना के अलावा बेलिस पेरेनेसिस, फिर हाइपेरिकम, ये अगर मान लो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस में बहुत ज्यादा चोट लगे और पेशेंट करा रहा हो, चिल्ला रहा हो, तब अपन उसको हाइपेरिकम की एक डोज देते हैं, तो उससे उसको राहत मिल जाती है। एकोनाइट नेफिलस तभी देते हैं जब एक्यूट केस हो और तुरंत पेशेंट आए, तो उसको अपन बिना डायग्नोस करे कुछ करे चोट की बार हिस्ट्री में उसको फिलहाल तुरंत दे देते हैं, क्योंकि उसको उसमें चिंता घबराहट होती है और डर जाता है वो, तो उसकी घबराहट कम करने के लिए एकोनाइट नेफिलस देते हैं। आर्निका मोन्टेना ये चोट की, ब्लंट चोट की सबसे मुख्य दवाई है। आर्निका मोन्टेना दवा आघात, सर्जरी या अधिक परिश्रम से जुड़े दर्द, चोट और सूजन में भी राहत देती है। ये छाती में चोट लगने के सबसे ज्यादा केस जो है वो या तो एक्सीडेंटल या इंडस्ट्रियल होते हैं। इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर रहते हैं उनको इस तरह की चोट लगना कॉमन रहती है। कभी गिट्टी खदान में, कभी कोयले की माइंस में, कॉपर माइंस में, या जो जहाँ पर अलग अलग चीजें बनती हैं वहाँ पेशेंट इस टाइप के बहुत सारे मिल जाते हैं। वहां पर जो फर्स्ट एड रखा रहता है वहां पर देखेंगे कि फर्स्ट एड में होम्योपैथी दवाई आर्निका मोन्टेना वो लाके जरूर रखते हैं, क्योंकि ये तुरंत ऐसी ब्लंट चोट से राहत दे देती है। इसके बाद कैलकुलेरिया फॉस जो दवा है वो हड्डी के घाव, पुराने या धीमी गति से ठीक होने वाले फ्रैक्चर या किसी भी चोट के लिए उपयोगी रहती है जिससे हड्डियों में दर्द होता है, खासकर अगर क्षेत्र ठंडा या सुन्न महसूस होता है तब उसमें, और मांसपेशियों में जकड़न रहती है तब उसमें ये कैलकुलेरिया फॉस बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट 30 और 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। कैलेंडुला की मलहम भी आती है, कैलेंडुला
मेडिसिन भी आती है, तो कैलेंडुला ऑइंटमेंट उसमें लगा सकते हैं। ये एक प्रकार की बैक्टीरियोसाइडल ऑइंटमेंट है। कटने फटने जलने खरोंच वगैरह सभी में कैलेंडुला का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसको 30 और 200 पोटेंसी में उसको दे भी सकते हैं। नेक्स्ट है लीडमपाल। जैसा अपन ने पहले बताया था कि ये एंटी टेटेनिक मेडिसिन है लीडमपाल। अगर आप किसी पेशेंट को टेटेनस नहीं लगा पाए या वो लगाना नहीं चाहता, छोटी मोटी चोट है और आपके मन में विचार आ रहा है कि टेटेनस ना लगाए, तो फिर उसको लीडमपाल दे सकते हैं। ये लीडमपाल भी एंटी टेटेनिक दवाई जैसा काम करती है। फिर है इपिकॉक। यदि चोट लगने के बाद भारी रक्तस्राव हो रहा है, जैसा अपन ने सिग्माकोम और दूसरे इंजेक्शन देखे, ये इपिकॉक जो है वो भी मतली या कमजोरी महसूस होती है। प्राथमिक उपचार के लिए हेमामेलिस करके एक मेडिसिन आती है, हेमामेलिस और इपिकॉक। ये फीमेल में मेंसेस अगर बहुत ज्यादा जाती है तब भी हेमामेलिस दी जाती है, हेमामेलिस और पल्सेक्टिल। और ये दवाई लीडमपाल भी इसमें दी जाती है। मेलफोर्नियम, चोट या मोच जिसमें छोटी टूटी हुई रक्त वाहिका या आर्टरी शामिल रहती है और त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे नीले या हरे कलर का निशान आ जाता है, जिसमें कि ब्लीडिंग होती है या नक्सीर फूट जाती है। नक्सीर फूटना यानी नाक से ब्लीडिंग होना, जिसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो वो एपिस्टेक्सिस के केस में भी मेलफोलियम दी जाती है 30 और 200 पोटेंसी में, तो इसमें लाभ होता है। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस दवाई उन पेशेंट को दी जाती है जो थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा रहते हैं और उनको अगर चोट लग जाए तो फास्फोरस का उपयोग किए जाते हैं। जब छोटे घाव से आसानी से खून बहता है या किसी व्यक्ति को मामूली चोट से चोट लगने की प्रवृत्ति रहती है, तो ये उपाय इसमें फास्फोरस देना उचित रहता है। फास्फोरस जो दवाई है वो फास्फोरस से ही बनती है, परंतु पोटेंटाइज फॉर्म में इसको देने से रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट है रूटा ग्रेवियंस। ये उपाय तनावग्रस्त स्नायु बंधन और जमतक वधे से राहत देता है। जमतक वधे, अरे जमतक वधे नहीं है, ये है जो थ्रॉम्बिंग पेन रहता है उसको कहते हैं थ्रॉम्बिंग पेन, यानी पटकने वाला दर्द, या जैसे दीवार पे सिर को पटकते और दर्द टाइप का होता है, उस टाइप की इंजुरी में ये रूटा ग्रेवियंस दी जाती है। पोटेंसी 30 और 200 में रखते हैं। फिर आता है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम ये मेडिसिन है, ये टूटी हुई हड्डियों पर इसके उपचार प्रभाव के लिए जाना जाता है। और ये सिम्फाइटम को हमने कब देख के देते हैं बताते हैं। जैसे अपन ने देखे कि भाई जो हड्डी है वो रिब्स के ऊपर एक कवरिंग रहती है जिसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं, और ये कवरिंग जो है वो इसको फ्रैक्चर होने से बचाती है। अब ये कवरिंग जो है वो उसमें क्रैक आ जाए, कवरिंग जो है वो ऐसा फट जाए, ठीक है, तो इसके फटने से जो है वो दर्द शुरू हो जाता है, पेन शुरू हो जाता है। तब अपन देखते हैं कि पेशेंट के छाती के ऊपर जो हेयर्स हैं उनको, बालों को पहले रिमूव करते हैं और छाती के ऊपर क्रैप बैंडेज लगाते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि छाती के ऊपर अपन प्लास्टर नहीं कर सकते, तो प्लास्टर ना करके राजेंद्र कुमार गुप्ता जी, सर ऑडियो वीडियो दोनों बंद कीजिए सर। म्यूट कर दिए हमने उनको, है कर दिए। इसमें पेशेंट को छाती पे प्लास्टर नहीं बांध सकते, और प्लास्टर ना बांध के और उसको क्रैप बैंडेज जो ब्राउन कलर का आता है, वो क्रैप बैंडेज छाती में इस तरह से 2-3 क्रैप बैंडेज चिपका देते हैं, और ऊपर से नीचे तक, अगर मान लो पीठ में इंजुरी है रिब्स में, तो पीठ में क्रैप बैंडेज बांधा जाता है। और वो क्रैप बैंडेज पूरा गोल वाला नहीं होना चाहिए, वो चिपकाने वाला रहता है। क्रैप बैंडेज भी 2-3 टाइप के आते हैं, तो उसमें जो जैसे डबल टेप आता है
वैसे ये डबल टेप रहते हैं, तो उसको अगर अपन पन्नी को फाड़ दें तो वो चिपक जाता है। वो क्रैप बैंडेज बांधा जाता है 21 दिनों के लिए उसकी छाती के ऊपर। और उसके बाद जो है वो जो दवाई देते हैं वो यही है सिम्फाइटम। तो सिम्फाइटम टूटी हुई हड्डी पर इसके उपचार प्रभाव के लिए जाना जाता है और हड्डी चोट के लिए भी अच्छा है। यह मूल्यवान यदि नेत्र गोलक का मतलब होता है आर्बिट, और आर्बिट में अगर किसी प्रकार की चोट लगी वो आंख में किसी को, और आंखें में दिखना बकायदा दिख रहा है मगर यहाँ आसपास जो है वो लालपन या नीलापन आ गया है, तो ऐसी स्थिति में ये सिम्फाइटम दी जाती है। किसी भी चोट के द्वारा डॉक्टरी जांच द्वारा की जाना चाहिए। उसमें आई स्पेशलिस्ट जो रहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उनको दिखाने के बाद फिर इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। 30 और 200 पोटेंसी में अगर सिम्फाइटम अपन देते हैं तो उससे काफी लाभ मिलता है। तो ये चेस्ट इंजरी के विषय में अपना जो जानकारी थी इसमें अपन ने बताया कि जो एग्जाम में आता है तो वो एक तो टाइप ऑफ चेस्ट इंजुरीज जो कि अपन ने ब्लंट और पेनिट्रेटिंग देखे। दूसरा थोरेक्स के विषय में पूछते हैं कि एक तरफ कितनी रिब्स रहती हैं या नंबर ऑफ रिब्स, तो 24, एक तरफ रहती 12, दूसरी तरफ 12, तो ये 24 रिब्स के विषय में इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। और ये टॉपिक में से केवल ये 2-3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं और अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनते। अब किसी के मन में कोई दुविधा हो तो अपने पास 2-3 मिनट है, वो पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद अपन कल जनरल एग्जाम एक बार फिर से रिपीट कर। क्या चीज? क्या रिपीट करना है प्रजापति जी? डायग्नोस सर, डायग्नोस। हाँ डायग्नोसिस। हाँ डायग्नोसिस अपन देखते हैं कि पेशेंट का जो ब्लंट इंजरी वाला पार्ट है उसको मैनेज करने के पहले सीटी स्कैन और एमआरआई, एक्सरे, ये देखने के बाद ही अपन डिसाइड कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो अपन ने उसको पेन किलर दे दिए और ऑक्सीजन वगैरह लगा दिए, और अगर जरूरत हुई तो ये सब लगाने के बाद उसको एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे किया जाता है। और उसके बाद फिर अगर ऐसा लगता है कि हाँ कोई तकलीफ है तब अपन फिर उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये डायग्नोसिस किया जाता है। सर जी एक तो ब्लंट इंजरी और पेनिट्रेटिंग इंजरी, और क्या बताएं? बस 2 ही होती है इंजरी, ब्लंट इंजरी और पेनिट्रेटिंग इंजरी, 2 इंजरी। जी सर। सर ये इंटरनल ब्लीडिंग में ब्लड में बाहर नहीं जाता। आप बोल दीजिए कहो ये। हेलो वैसे पहुंचा था इस परसों दिन है पहुंचा था राम किशोर पहले या नहीं लेना है माल्या रहा होगा या अपने नाम की नहीं लेना, नरेंद्र लेना है। ये राम बाबू कश्यप को क्या हो गया? पॉइंट में तो प्रॉब्लम करें। सॉरी सर, सॉरी। माइक खोल करके जानकारी दिखाने लगते हैं ना। हेलो, एक काम करें आप गुप्ता जी को पहले नंबर बता दें। इनको बोलिए, मैं कभी कभी गुप्ता जी का नंबर, ये हर दिन कुछ न कुछ अलाप सलाप पूछते रहते हैं। मैं कभी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर ये 2BSS के बारे में एक बार और बताना। वो बाद में बताना, मेरा क्वेश्चन लेंगे। क्या चीज? सर जी राजीव शर्मा जी का क्वेश्चन पूछिए एक बार। 7, 9, 10 जुड़। सर ये क्या है सर, मेरी समझ में नहीं आता। मैं कभी क्वेश्चन करता हूँ, इनके 25 क्वेश्चन होते हैं क्लास के अंदर। मेरा क्वेश्चन है सर इंटरनल ब्लीडिंग। हाँ शिकायत छोड़िए आप। हाँ इंटरनल ब्लीडिंग जो है, जो ब्लीडिंग अंदर हो जाती है तो उसको बाहर करने का क्या तरीका है? हाँ, इंटरनल ब्लीडिंग को बाहर करने के लिए सर्जरी करना पड़ता है। और अगर मान लो आपको सर्जरी नहीं करना है तो इंटरनल ब्लीडिंग को सुखाने के लिए मेडिसिन आती हैं, हेमेटोमा अपन जिसको कहते हैं। वो हेमेटोमा जो बनता है और अगर थोड़ा बहुत ब्लड ब्लीड होके और रुक गया है
तो फिर उसके लिए सर्जरी नहीं करते। पर यदि मान लो ब्लीडिंग लगातार हो रही है तो अब सर्जरी की जरूरत पड़ती है। नहीं तो थोड़ा बहुत ब्लड अगर मान लो फट गई आर्टरी तो वो तो अपने एब्डोमेन में आर्टरियां फटते रहती हैं और बंद हो जाती है। परंतु कंप्लेंट अगर ज्यादा आ रही है कि भाई उसको प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन घट रहा है उसका, और पता नहीं चल रहा है कि पेशेंट बकायदा काम कर रहा है, ड्यूटी पे जा रहा है, किसानी पे जा रहा है, क्लिनिक जा रहा है, पर उसको कोई कंप्लेंट नहीं है और अंदर कोई ब्लीडिंग हो गई तो वो अपने आप सूख जाती है, मेडिसिन के द्वारा सूख जाती है। परंतु उसको कंप्लेंट आने लगे, मतलब सांस लेने में परेशानी होने लगे, दर्द होने लगे, तब उसकी हीमोग्लोबिन की जांच ब्लड द्वारा करवाते हैं। तो हीमोग्लोबिन उसका लगातार गिर रहा है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग है, पेशेंट को एनीमिया है, तब उसकी फिर पूरी जांच करके और सर्जरी करते हैं ताकि वो ब्लीडिंग को बंद किया जा सके। जी सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, कितने प्रकार की? तो अब अपन कल जनरल एग्जामिनेशन। हाँ, रिप्स 3 प्रकार की होती है, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स और फ्लोटिंग रिप्स। ट्रू रिप्स 1 से 7 तक होती है, जो सामने स्टर्नम से और पीछे वर्टिब्री से जुड़ती है। ऊपर से नीचे की ओर। फॉल्स रिप्स 3 होती हैं, जो सामने, हाँ, ऊपर से नीचे की ओर, और फॉल्स रिप्स 3 होती हैं जो ऊपर वाली रिप्स से जुड़ती हैं, जैसे 8वीं 7वीं से, 9वीं 8वीं से, 10वीं 9वीं से। और फ्लोटिंग रिप जो कहीं नहीं जुड़ती, वो स्वतंत्र तैरती रहती, 11वीं और 12वीं। तो 3 टाइप की होती है रिप्स। होती है सर, कार्टिलेज से। कार्टिलेज जो है वो सामने की तरफ स्टर्नम, हाँ समझ गए, कार्टिलेज से जुड़ी हुई रहती है। कार्टिलेज नरम हड्डी को कहते हैं अपन, कुरकुरी हड्डी या नरम हड्डी। हम इसका वो भेजते हैं उनसे फोन नंबर। हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ सर, ये जो लंग्स रहता है, रेस्पिरेशन में डायफ्राम का योगदान रहता है ना सर, कि लंग्स अपने आप ही रेस्पिरेशन में खुद भूमिका निभाता है? नहीं, ये डायफ्राम और थोरैक्स के द्वारा जो है वो मूव होता है। अगर थोरैक्स में इंजरी होगी तो लंग्स का मूवमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसी के द्वारा ये आगे पीछे होता है। यही कारण है कि जब भी कोई पेशेंट सांस लेता है तो अपन को उसमें दिखाई देता है कि ये रेस्पिरेशन कर रहा है। इसमें लिगामेंट इंजुरी, मस्कुलर इंजुरी, कार्टिलेजेस इंजुरी, वो बहुत डीप स्टडी है। इसकी अपन तो जो पढ़ते हैं अपने कोर्स में वो सिंपल स्टडी है, इसलिए सिंपल ही बताया हमने। कार्टिलेज का भी इसलिए जिक्र नहीं किए कि भाई वो बहुत नरम हड्डी रहती है और मूवमेंट करने में सहायता देती है। ठीक है, कल जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। गुप्ता जी, इनके फोन नंबर